चलिए हम कल आपको डेटा बनाने के बारे में बता रहे थे, तो बाकी सारी चीज़ें तो हमने प्रिपेयर कर ली थी। लास्ट आई वाज गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू कैलकुलेट नेट सैलरी। तो नेट सैलरी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा होता है, जिसमें हम बेसिक में बहुत सारी चीज़ें जोड़ते हैं और कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि देखिए हमारी सैलरी तो इतनी है, लेकिन कट पिट के हमको इतनी मिलती है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिक सैलरी पे एम्प्लॉय को रखती है और उसके बाद उसकी सैलरी में कुछ पर्क्स ऐड होते हैं। अगर उसकी सैलरी मतलब उसके साथ ये पर्क्स की कोई डील होती है तो कुछ चीज़ें उसकी सैलरी में ऐड होती हैं और छुट्टियों वगैरह का पैसा जैसी चीज़ें सैलरी से लेस की जाती हैं और उन चीज़ों के कैलकुलेशन के बाद ही नेट सैलरी हमारी बन के आती है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले फिर नेट सैलरी में सबसे पहले तो बेसिक सैलरी हमारी ली जाएगी। बेसिक सैलरी में हम ऐड करेंगे HRA, उसमें हम ऐड करेंगे DA। ये दो चीजें तो हमारी ऐड होंगी और PF हमारा लेस होगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस PF माइनस डिडक्शन, क्योंकि छुट्टी का पैसा जो है वो भी हमारी सैलरी से कटेगा। इस तरह से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये देखिए वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है और हम इसे चाहें अगर तो पूरा का पूरा हम मतलब डिलीट भी कर सकते हैं। हमें राउंड फिगर में चाहिए तो हम डेसिमल प्लेसेस रिमूव करते चले जाएंगे। हमको ये चाहिए तो और इस तरह से ये हमारी वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिलेगी ये। और फिर आप इसको एक पर्सन की कैलकुलेशन को कॉपी कर लेंगे बाकियों की कैलकुलेशन। इस तरह से ये नेट सैलरी आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो ये तो जो थी हमारी, ये तो हमने कैलकुलेट की थी एक महीने की इन्फॉर्मेशन, इसको हमने स्टोर किया था। एक मंथ की इन्फॉर्मेशन थी जिसमें कुछ 10 एम्प्लॉइज थे। आप लोगों को भी यही काम करना है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको 25% के लिए करनी है। आपको बस ये ध्यान रखना है नाम अलग अलग रखिएगा, 25 नाम जो आप रखेंगे वो अलग अलग हो, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें एक नाम को दूसरे नाम से। या तो फिर नाम अगर हम अलग नहीं रखते तो फिर एक कॉलम आपको और बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें आप पैन कार्ड नंबर या आधार नंबर को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर रखेंगे, तो हम नहीं चाहते वो सब झंझट में पड़ना, इसलिए नाम हम डिफरेंट रख लेंगे। अब अगर यही डेटा चाहे 10 लोगों का हो या 25 लोगों का हो, अगर हमें 12 मंथ्स के लिए बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए बेसिक सैलरी तब तक किसी व्यक्ति की नहीं बदलती है जब तक कि उसका कोई प्रमोशन या कोई उसका मतलब प्रोफाइल ना चेंज हो, तो यूजुअली बेसिक सैलरी सेम रहती है। तो ये वाला डेटा और ये वाला डेटा और उसी के साथ, क्योंकि जब बेसिक्स भी नहीं बदलेगी तो HRA DA और PF भी नहीं बदलेगा, ये डेटा पूरे 12 महीने के लिए सेम रहेगा। फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा मंथ के नेम में, डिफरेंस आएगा लीव्स में, क्योंकि छुट्टियां फिक्स नहीं होती हैं। अगर हमने एक महीने में जरूरत पड़ने पर 3 छुट्टी ली तो हो सकता है अगले महीने में हम एक भी छुट्टी ना लें, यानी ये वैल्यू कॉमन नहीं है। इसलिए जितनी वैल्यूज कॉमन थी उनको हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और अब 12 बार मतलब 11 और बार पेस्ट करेंगे। ये फरवरी के लिए हमने किया, ये मार्च के लिए किया, ये अप्रैल के लिए किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 12 महीने के लिए ये पूरा डेटा हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इस तरह से जो अब इंफॉर्मेशन चेंज करनी है वो हम चेंज करते जाएंगे। जैसे यहाँ से नीचे से ही ले लिया, सिलेक्ट किया, ये करा, अभी नवंबर लिखना है, एक बार लिखिए, ड्रैग करिए, सिलेक्ट करिए, कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए, फिर आइए इसके पहले मंथ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ तक ड्रैग कीजिए, कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए। इस तरह से हम बहुत जल्दी जल्दी डेटा को फीड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही काम करने में हम पूरा एक दिन भी लगा सकते हैं और यही काम करने में हम हार्डली 5-6 मिनट लगाएंगे। तो दैट डिपेंड्स कि हमारा मोड ऑफ वर्किंग कैसा है, उसी के हिसाब से तो जितना जल्दी काम होगा उतना अच्छा काम होगा, उतना बढ़िया माना जाएगा। तो फिलहाल ये हमने यहाँ पे इतना किया। ऐसे ही आपको भी करना है, बस फर्क ये कि यहाँ पे 10 नाम लिखे हुए हैं, आपको 25 नेम्स लिखने हैं। और फाइनली ये हो गया। तो इस तरह से हमने पूरा 12 महीने का डेटा देखिए फीड कर लिया। अब क्या है,
अब हमें ये तो फॉर्मूला है, ये तो कॉपी करना है, केवल हमें वैल्यू डालनी है छुट्टियों की। तो देखिए हम वैल्यू डालते जाएंगे। और बस इस तरह से जैसे जैसे हम वैल्यूज फीड करते रहेंगे, बाद में फॉर्मूले को हम कॉपी कर देंगे यहाँ पर। चाहे आप पहले भी कॉपी कर सकते हैं ऐसे पूरे के पूरे डेटा पे, फॉर्मूला कॉपी कर दीजिए, नेट सैलरी का भी क्या कॉपी कर लीजिए, और आप अपना उसका भी कॉपी कर लीजिए, क्या नाम है, ये जैसे हम डिडक्शन का कॉपी कर रहे हैं। और बस इतना करते ही ये हमारा डेटा यहाँ पर फाइनली प्रिपेयर हो जाएगा। तो यही डेटा आपको भी बनाना है ताकि आप भी इस पर आप आगे फर्दर और चीज़ें करके देख सकें। तो ये तो हो गया हमारा कि हम डेटा किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। हमने स्टूडेंट्स का डेटा बना करके देखा, सैलरी हमने बनाई, प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई। आगे एक दो सैंपल हम और देंगे आपको डेटा के, वो भी आप काम करना सीखेंगे। खैर, ये तो चीज़ होगी कि आपने डेटा बना लिया, सब काम कर लिया। अगला हम बात करते हैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन की कैल्सी में या एक्सेल में, जो होता है फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है कैल्सी का, जो आपको डेटा को फिल्टर करने में हेल्प करता है। फिल्टर का मतलब ही होता है कि एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा आपको दिया हुआ है और उसमें से केवल वही इन्फॉर्मेशन यदि आप देखना चाहते हैं जो आपको चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर फिल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं। तो फिल्टर कमांड जो है आपको इस काम में हेल्प करती है। अभी कैसे हेल्प करती है, इस चीज़ के लिए पहले तो हमें फिल्टर कमांड ढूंढनी पड़ेगी, मतलब वो कहाँ पर है हमारी, वो हमें देखना होगा। तो फिलहाल इसमें से कुछ ही डेटा को हम फिलहाल कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से, ताकि जल्दी से हमारा डेटा बन जाए। इसी पे हम आपको फिल्टर कमांड यूज करके दिखाएंगे। ये हमने अपना डेटा यहाँ पे बना लिया, ठीक। अब फिल्टर कमांड हम देखना चाहते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि फिल्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए ये 12 महीने का डेटा है जिसमें 10 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। अगर पूरा डेटा एट अ ग्लांस आप देखना चाहते हैं तो वो आपके सामने है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस पूरे के पूरे डेटा में से कुछ इन्फॉर्मेशन ही हमें निकालनी होती है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत से लोगों की है। अच्छा, मुझे इसे याद है कि अभी मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वो टेक्स्ट वाली कंडीशन भी बता दूंगी बल्कि पहले वही बता देती हूँ, कुछ करना नहीं था, छोटा सा एक चीज मिस कर रहे थे हम। जैसे हम यहाँ पे चाहते थे कि जितने भी यहाँ पे नेम्स लिखे हैं हम, उनमें से सिर्फ हम किसी एक नेम को हाईलाइट करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि मान लीजिए हम चाहते थे यामिनी नाम हाईलाइट हो जाए, जहां जहां यामिनी लिखा है वहां वहां हाईलाइट हो जाए। तो डेटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में आए, कंडीशन में आए, इक्वल टू ही लिख देंगे, और यहाँ पे जो भी नाम लिखना है वो हम लिखेंगे। केस मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान रखना है कि केस का, और आपको जो नाम डालना है वो डबल कोट्स में डालना है। बस इतनी सी चीज जो है वो स्किप हो रही थी कल, डबल कोट्स में नहीं डाल रहे थे, इसीलिए वो येलो कलर से दिखा रहा था, जिसका मतलब ही वो बता रहा था कि एरर है। हालांकि यही चीज आप एक्सेल में करेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई डबल कोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली नाम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो है नाम अगर आप डाल रहे हैं या किसी प्रोडक्ट का नाम डाल रहे हैं, टेक्स्ट अगर आप डाल रहे हैं, तो आपको डबल कोट्स में डालना है। फिर यहाँ से आप कोई भी एक अपना फॉलो कर लेंगे जो भी फॉर्मेट चाहिए, और ओके करेंगे। तो देखिए तब आप जो है यहाँ पे जहां जहां वो टेक्स्ट लिखा होगा, कोई प्रोडक्ट का नाम हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो वो चीज़ आपकी हाईलाइट हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई कल जो टेक्स्ट कंडीशन हम नहीं बता पा रहे थे, आपको नहीं बताई थी, वो चीज़ हम अब बता रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं फिल्टर करना। फिल्टर करने के लिए कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली कंडीशन हम ये देखना चाहते हैं कि देखिए नाम तो 10 है और हर बंदे की 12 महीने की सैलरी की डिटेल बनी हुई है, लेकिन हम किसी एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि केवल रोहन की इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दे। तो ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि जरा रोहन की जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की इंफॉर्मेशन दिखाइएगा, तो आप क्या कहेंगे, भाई जनवरी की ये रही, ये इनकी जनवरी की, ऐसे सिलेक्ट करके बता देंगे भाई ये जनवरी की। फिर आप आएंगे ये फेब्रुवरी की है, फिर ऐसे स्क्रॉल करके आएंगे मार्च की है। लेकिन ऐसे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए
तब भी वो पूल तो बहुत पूरा का पूरा बना रहेगा, ये डेटा तो पूरा का पूरा दिखेगा। जबकि हम ये चाहते थे कि बाकी नाम दिखाई ही ना दे, केवल हमें रोहन का नाम दिखाई दे और उन्हीं की इंफॉर्मेशन हमें स्क्रीन पे दिखाई दे, बाकी सब स्क्रीन से चला जाए। इसका मतलब ये है कि इस पूरी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन से छान के केवल सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन को हम रखना चाहते हैं। और जब बात होती है छानने की, इसका मतलब हम यूज करेंगे फिल्टर कमांड। फिल्टर कमांड को यूज करने के लिए हम यहाँ पर टूल्स ऑप्शन में पहले देखेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पे फिल्टर कमांड अवेलेबल है। वैसे तो फिल्टर आपको टूल बार में भी मिलती है, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर हमारे पास फिल्टर कमांड अवेलेबल है। डेटा में हम आएंगे तो डेटा में देखिए ये ऑटो फिल्टर ऑप्शन आपको मिलता है, और यहाँ पे आप जाएंगे तो स्टैंडर्ड और एडवांस फिल्टर भी मिलेगा, है ना। यही ऑटो फिल्टर कमांड आपको यहाँ भी मिलती है आपकी स्टैंडर्ड टूल बार में। अगर आप ऑटो फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो देखिए फिलहाल क्या होगा कि एक स्पेशल बटन जो है हमारी टेबल की हेडिंग पे आके लग जाएगा, और ये बटन यहाँ भी इनेबल हो गया। ये स्पेशल बटन जो है यही फिल्टर बटन कहलाते हैं, और फिल्टर बटन का काम ही इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना हमारे लिए किया जाता है। कैसे करेंगे? अब हमें सिर्फ रोहन का देखना है इंफॉर्मेशन, हमारे पास कंडीशन थी और रोहन कहाँ लिखा हुआ है, नेम वाले कॉलम में लिखा है। तो यहाँ से इस नेम वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारे नाम आपको यहाँ भी दिखेंगे, और ये 10 नाम है 10 दिख रहे हैं, अगर ये 25 होते तो 25 के 25 नाम दिखते। और खास बात ये है कि भले ही नाम हमने जब लिस्ट में लिखे थे तो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे ये सारे नेम्स जो है आपको एक मतलब ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ही दिखाई देंगे। खैर, आप या तो ये करें कि सारे टिक हटाएं और सिर्फ जिसका सिलेक्ट करना है उसका सिलेक्टेड रहने दें, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। बजाय इसके यहाँ पे देखिए सर्च आइटम लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे जो देखना है, और बस इतना करके हम कह देंगे यहाँ से ओके। ये देख लीजिए पूरी 12 महीने की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की इंफॉर्मेशन है। किसकी? सिर्फ और सिर्फ रोहन की इंफॉर्मेशन है, और उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। तो अब आप देख करके बता सकते हैं भाई जनवरी में इतनी नेट सैलरी बनी थी, फरवरी में इतनी 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 इतनी, ऐसे आप उनकी देख करके यहाँ पर बता सकते हैं कि इस तरह से काम किया गया है। तो आपने इंफॉर्मेशन तो बहुत से लोगों की थी, लेकिन उसमें भी आपने यहाँ पर ऐसे देख लिया। अब अगर आपको ये फिल्ट्रेशन रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए भी इसी पे जाएंगे, और यहीं से आप कह सकते हैं, देखिए ये ऑप्शन है ये जो ऑल दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे क्लिक कर दीजिए और कह दीजिए ओके। तो देखिए सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वापस आ गई, और आपका बटन जो है वो अनफिल्टर बटन हो गया। यानी अब पहले जो ब्लू कलर से दिखा रहा था कि यहाँ पे फिल्टर अप्लाइड है, अब ये बता रहा है यहाँ पे कोई फिल्टर अप्लाइड नहीं है, सिर्फ फिल्टर बटन आपको मिल रहा है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, और ऐसी एक दो चीजें नहीं है, बहुत सी चीजें मैं आपको बताऊंगी अभी। और सबसे खास बात ये है कि एक ही टाइम पर एक से ज्यादा कंडीशंस भी आप फिल्टर करके देख सकते हैं, क्योंकि उनकी भी हमको बहुत बार रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, ये तो हो गया किसी एक स्पेसिफिक नाम को आपने देख लिया। अब मान लीजिए आपको देखना हो कि हमें जरा दिखाइए उन लोगों के नाम जिन्होंने 5 से ज्यादा छुट्टियां ली है, 5 ली है या 5 से ज्यादा छुट्टियां ली हैं। यानी अब आपका क्राइटेरिया किस पे आ गया? लीव्स पे आ गया। तो अब आप लीव्स वाले कॉलम पे आएंगे, और 5 या मोर देन 5 है तो फिर आप क्या करेंगे? ये सब सिलेक्शन यहाँ से हटा देंगे ऐसे, है ना, और बाकी रहने देंगे। खैर यहाँ तो 4 ही 5 वैल्यू थी तो रखना पड़ा या करना पड़ा, लेकिन ये बड़ा समझ, ऐसे अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। तो अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऐसा कुछ लगाना चाहते हैं, तो यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड फिल्टर कमांड पे हम आएंगे, और जब स्टैंडर्ड फिल्टर कमांड में आएंगे तो देखिए अब क्राइटेरिया पूछेगा आपसे कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आप कौन सी फील्ड पे क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि हम लीव वाले कॉलम में थे तो उसने लीव वाला कॉलम अपने आप दिखाया। आप कंडीशन क्या देना चाहते हैं? इज इक्वल टू, एक्चुअली नहीं, हम क्या देना चाहते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से बड़े भी इसमें शामिल होंगे और 5 भी शामिल होगी, यानी जिन्होंने 5 या ज्यादा छुट्टियां ली हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अब हम कह देंगे इसके बाद ओके। तो देखिए छुट्टियों में सारे वो वैल्यू हट गए जो 1 2 3 थे। 1 2 3 0 1 2 3 4 जो थे वो नहीं दिख रहे, केवल 5 या मोर देन 5 ही आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपने कंडीशन अप्लाई की। अब ये तो पूरी 12 महीने में दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहते थे जरा दिखाना मुझे
कि अगस्त में कितने लोगों ने 5 या उससे ज़्यादा छुट्टियां ली, तो मंथ को भी यहीं से उठा करके आप फिल्टर कर सकते हैं। आप कह दें अगस्त और कह दीजिए, अब देखिए केवल अगस्त मंथ की आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई और आप बता सकते हैं कि भाई करण, नैना, कुणाल और रोहित, ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 से ज्यादा या 5 छुट्टियां ली हैं। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी कंडीशन हो आप अपनी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अनफिल्टर कर रहे हैं, इसको यहाँ से किया ऑल, ओके किया, इसको यहाँ पे आए और कह दिया ऑल, और इसके बाद में okay। इसको डिलीट कर दीजिए। आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एक से ज्यादा कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम देखना चाहते थे, सपोज जनवरी में केवल उन लोगों का डाटा जिनका नाम एन से स्टार्ट हो रहा है, भले ही फिर वो नमन हो या नैना हो या और कोई नाम। जनवरी मंथ में केवल उन लोगों का डेटा देखना चाहते हैं जिनका नाम एन से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मंथ को फॉर्मेट करेंगे, जनवरी देना है, ये ले लिया। अब इसमें भी किसको देखना है, जिनका नाम एन से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर स्टैंडर्ड फिल्टर में आएंगे और अब किसे फॉर्मेट करना चाहते हैं हम, मंथ को नहीं, मंथ तो हो गया हमारा। दूसरा हम किस कॉलम को ले रहे हैं, यहाँ पे हम फॉर्मेट कर रहे हैं नेम को, और नेम में क्या ले रहे हैं, बिगिंस विद, और यहाँ पे डाल देंगे एन। ये देखिए, तो केवल नमन और नैना की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से चली गई। तो इस तरीके से नाम पे आप क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई नाम शुरू होता है या नाम खत्म होता है या नाम इसके बराबर है, मतलब कंटेन्स। तो वही स्पेसिफिक कंडीशन आप टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। बाकी नंबर फील्ड के साथ बड़ी है, छोटी है, बड़ी है या बराबर है, छोटी है या बराबर है या बराबर नहीं है, इस तरीके की कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो ऐसे अपने कोई भी क्राइटेरियाज आप यूज कर सकते हैं और एक सिंपल फिल्टर बटन से आप ये काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। बाकी एडवांस फिल्टर अभी नहीं बताएंगे, वो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने फिल्टर कमांड का यूज करना सीख लिया। आप लोग भी अपने डेटा में, इसमें या प्रोडक्ट वाले डेटा में फिल्टर अप्लाई करके देख लीजिए। जो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बताइएगा, तो मैं आपको उसको आगे हेल्प करूंगी आपको सॉल्व करने में। तो ये हमारा डेटा हो गया, इस तरह से आप फिल्टर कमांड यूज करते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इंसर्ट मेन्यू की। वैसे तो व्यू है अभी, लेकिन व्यू में क्या है, जैसे एडिट में पहले आपको बता दें, पेस्ट स्पेशल तक कल चीजें बता दी थी। फिर फाइंड और रिप्लेस है, फाइंड रिप्लेस हम यूज करते हैं जैसे कुछ भी ढूंढना है, अभी फाइंड करना है वही कंट्रोल एफ। नीचे देखिए फाइंड का ये बॉक्स आ गया, आपको क्या फाइंड करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद कहेंगे फाइंड ऑल, अगर, तो ये देखिए आपको खुद ही फाइंड करके बता रहा है कि कहाँ कहाँ लिखा है। अब उसने अमन हमने फाइंड किया था, तो उसने अमन के साथ साथ नमन को भी फाइंड कर दिया, और फाइंड करके पूरी लोकेशन बता रहा है कि इस शीट में, सैलरी शीट में कौन कौन सी सेल में। पहली चीज तो ये है कि हम केवल अमन को फाइंड करना चाहते थे, नमन को नहीं फाइंड करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अमन नमन वर्ड का भी पार्ट है इसलिए उसने उसको दिया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हम अपने ऑप्शंस अप्लाई करेंगे कि अमन फाइंड करिए, उसमें भी किसे फाइंड करिए, यहाँ पर ऑप्शंस में चले जाएंगे, क्योंकि ये चीज नहीं दे रहा, यहाँ से क्या कह देंगे, एंटायर
सेल्स, यानी पूरी सेल में जब ये लिखा हो उसी को फाइंड कीजिए और यहाँ से कह देंगे फाइंड ऑल। अब देखिए उसने नमन को नहीं फाइंड किया, केवल अमन वर्ड फाइंड करके दिखा दिया। एक तो चीज उसने ये कर दी, बिल्कुल ठीक था, हम भी यही चाहते थे कि अमन को फाइंड करे। लेकिन अभी क्या है कि ये नाम केवल वो करेंट शीट में यानी सैलरी शीट में दिखा रहा है, जबकि हमें ऐसा अनुमान है कि ये नाम हमने बाकी शीट्स में भी बहुत जगह लिखा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें इसमें या किसी और शीट में भी यदि ये नाम यूज किया गया है तो उसको भी ये ढूंढ के बताए। तो उसी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस में एक बार फिर से चले जाएंगे और ऑप्शंस में जा करके यहीं से बोलेंगे जो आपका है। देखिए अभी क्या था, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो करेंट शीट को ही यूज करता है। अगर आप कह देंगे ऑल शीट्स तो उससे क्या होगा कि जितनी भी वर्कशीट्स यहाँ बनी है उनमें वो ढूंढेगा। यहाँ से कहिए फाइंड ऑल और देखिए अब वो आपको दिखा रहा है शीट 1 में ये नाम यहाँ लिखा है, इस शीट में लिखा है, इस शीट में जहां जहां पे ये नाम यूज किया गया है वहां वहां पे ये नाम लिखा है। पहली खास बात तो ये कि जहां क्लिक करेंगे उस शीट में वहां पहुंच जाएंगे। ये देखिए अभी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये टेस्ट रिपोर्ट वाली शीट में हमें ले आया। अभी यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये शीट 1 में हमें ले आया। मतलब आप जिस जगह पर हैं जब क्लिक कर दें, क्लिक करते ही आप उस शीट में वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से किसी नाम को आपको ढूंढना है, कोई चीज भी आपको ढूंढनी है तो ढूंढ सकते हैं। एक वर्कशीट में भी ढूंढ सकते हैं, सारी की सारी वर्कशीट्स में एक साथ भी आप ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के अलावा रिप्लेस करना है, वही कंट्रोल एच यूज करेंगे। क्या रिप्लेस करना है वो आपकी मर्जी। तो अगर मान लीजिए हमने कहा अमन तो गलत लिख गया, हमें लिखना है आमिना, गलती से हम अमन लिख गए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ढूंढेंगे, किसे ढूंढो, अमन को ढूंढो। लेकिन ये काम हम केवल करंट शीट के लिए करना चाहते हैं तो ये जो ऑल शीट्स वाला ऑप्शन है इसे रिमूव करेंगे और ये किससे बदलिए, इसको बदलिए आमिना से और यहाँ से क्या कह देंगे रिप्लेस ऑल। तो करेंट शीट में ये देखिए शीट 4 में जहां जहां अमन लिखा था वो किससे बदल जाएगा, आमिना से बदल जाएगा और बाकी का जो डेटा है, बाकी की जो शीट्स हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ अमन अभी भी लिखा हुआ है। तो फाइंड रिप्लेस कमांड आप यूज कर सकते हैं। फिर ट्रैक चेंजेस आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। सेल प्रोटेक्शन मोड वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एडिट मोड ये ऑन ही रहता है क्योंकि आप सेल में कंटिन्यूअसली एडिटिंग करते हैं। आप अगर ये एडिट मोड रिमूव कर देंगे तो फिर क्या है कि अब देखिए रीड ओनली मोड में ये फाइल खुल गई। अब अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन हम कहीं प्रेस कर रहे हैं की तो हम कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये इसीलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ से ये जो एडिट मोड वाला ऑप्शन था इसको डीएक्टिवेट कर दिया। तो अब क्या है, सिर्फ पढ़ी जा सकती है। हालांकि यहीं पर अगर आप देखें तो एडिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, आप क्लिक कर दें तो ये एडिट मोड से मतलब वापस एडिट मोड में एक्टिव हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। देखिए टिक अपने आप लग गया। तो ये आप यूज कर सकते हैं। व्यू में आपको ऑप्शन मिल रहा है नॉर्मल व्यू और पेज ब्रेक व्यू। व्यू का मतलब है जो शीट आप देख रहे हैं, ये शीट जो है आपको दो व्यूज में अवेलेबल होती है। नॉर्मल व्यू का मतलब है जैसा आप देख रहे हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, ये नॉर्मल व्यू है। और दूसरा होता है पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू का मतलब ये होता है कि यही शीट को आप पेज ब्रेक के फॉर्म में देख सकते हैं। अभी शीट को देख करके हमें कोई अंदाजा इस बात का नहीं लग सकता कि ये जो डेटा हमने बनाया है ये कितने पेज में जाएगा जब प्रिंट आउट निकालेंगे और कौन से पेज में कौन सा डेटा प्रिंट होगा। ये दोनों चीजों का कोई हमें अभी यहाँ पर हम अब मतलब इस चीज को गेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो डेटा बना है ये कितने पेज में जाएगा और कौन सा डेटा कौन से पेज में जाएगा, तो इसके लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, व्यू में आइए और पेज ब्रेक व्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप पेज ब्रेक व्यू पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपका पेज ब्रेक व्यू ओपन हो गया और आप देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है डेटा। सबसे पहली चीज तो ये आप नोटिस करें कि यहाँ पर डेटा जो है उसमें जो पेज है बैकग्राउंड में पेज नंबर आ रहा है, ये देखिए कि ये पेज 1 में आएगा। फिर इसके नीचे अगर आप जाएं तो देखिए इसके नीचे का डेटा पेज 2 में आएगा। यानी अगर आप प्रिंट आउट निकालने से पहले डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको ये पता चल गया कि कुल मिलाकर के 6 पेज में हमारा डेटा प्रिंट होगा। हालांकि जो 6 पेज प्रिंट होंगे वो 6 के 6 पेज बेकार हो गए। क्यों बेकार हो गए? क्योंकि आधा डेटा तो इस पेज में रह गया। ये ब्लू कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं ये पेज ब्रेक है ना। तो ये पेज ब्रेक है जिसकी वजह से बता रहा है कि इतना तो इस पेज में रह गया और बाकी का इस पेज में आ गया। ये पेज नंबर 4 में प्रिंट होगा। तो पेज 1 में इतना रह गया, बचे 3 कॉलम पेज 4 में प्रिंट होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये तो गलत हो गया। हालांकि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हम आगे देखेंगे, मगर फिलहाल कुछ भी करने से पहले अंधाधुंध अगर हम प्रिंट कमांड चला दें तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो उससे सब कुछ करने से पहले
हमें यहाँ पर प्रिंटिंग के पहले ही पता चल गया कि कौन सा डेटा कौन से पेज में आ रहा है और टोटल कितने पेजेस में प्रिंटिंग हो रही है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में आप तो ये देख लेते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो पेज ब्रेक्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये डेटा आपको पूरा का पूरा पेज 1 में ही चाहिए, भाई 3 कॉलम्स ये भी हमारे पेज 1 का ही पार्ट है, तो पॉइंटर को ऐसे यहाँ रखिए, देखिए पेज ब्रेक पे बटन दबाइए लेफ्ट वाला, और अगर आप इसे ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए अब आपका जो डेटा है वो एक पेज में आ गया। अब देखिए कुल मिलाकर के कितने पेज में प्रिंटिंग हो रही है, 2 पेजेस में प्रिंटिंग हो रही है। हालांकि इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा होगा, पर वो क्या इफेक्ट पड़ा है और क्यों पड़ता है वो हम आगे देखेंगे। पर फिलहाल यदि एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि जिस समय आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में होते हैं, क्या आप पेज ब्रेक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं? यस, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या आप पेज ब्रेक व्यू में रहते हुए पेज नंबर्स को जज कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं? यस, कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा डेटा कौन से पेज में आ रहा है। क्या आप पेज ब्रेक में रहते हुए डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं? यस, हम डेटा को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, माने कुछ अगर हमें लिखा हुआ है उसे बदलना है तो हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पेज ब्रेक में मिलती हैं, तो इसके लिए ही पेज ब्रेक यूज करते हैं। बाकी आप काम जब हमेशा करते हैं तो नॉर्मल में ही करते हैं। हालांकि जब आप एक बार पेज ब्रेक व्यू में आ जाते हैं और फिर भले ही उसके बाद नॉर्मल में आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी शीट जो है ना, ये देखिए ये डॉटेड लाइन, ये ब्रोकन लाइन दिख रही है। अब ये खुद ही पेज ब्रेक आपको यहाँ पे दिखाने लगता है कि ये यहाँ से पेज जो है आपका ब्रेक हो गया है। इसका मतलब इसके लाइन के ऊपर का डेटा अलग पेज में आएगा और लाइन के नीचे का डेटा अलग पेज में आएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना जज कर सकते हैं चीज़ों को। ये देखिए ये ब्रोकन लाइन पूरी शीट में दिखने लगती है एक बार अगर आप पेज ब्रेक व्यू में हो आते हैं तो इसका मतलब ये है कि काम करते करते भी हम चीज़ों को रियलाइज करने लग जाते हैं, देखने समझने लग जाते हैं कि अच्छा ये डेटा इतने में आ रहा है, ये डेटा अगले पेज में जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ऑप्शन है यूजर इंटरफेस की। आपको कोई अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, सारे टैब्स जो हैं आपको दिख रहे हैं वो यही है। आपको क्या क्या टैब्स दिखने, कौन सी टूल बार्स देखनी है, ये देखिए टिक लगा हुआ है, मैंने आपको बताया भी है, जरूरत पड़ने पर अपने आप सब खुल जाती हैं। फॉर्मूला बार टिक लगा हुआ है, खुली हुई है, दिख रही है। स्टेटस बार टिक लगा हुआ है, नीचे दिख ही रही है आपको, है ना। हेडर्स दिख रहे हैं, हेडर्स का मतलब ये ABCD, अगर आप इस पर टिक कर दें, टिक हटा दें तो ये देखिए रो कॉलम हेडिंग चले गए, ना तो आप ABCD देख पाएंगे ना आप 1 2 3 देख पाएंगे। अगर आप इस पर टिक करेंगे तो ही आप देख पाएंगे। इसी तरह से ग्रिड्स दिख रही हैं, नहीं देखनी हटा दीजिए, व्यू ग्रिड्स के ऑप्शन पे टिक हटा दीजिए, चला गया, है ना। और फिर नेक्स्ट आपका ग्रिड और हेल्पलाइन है, तो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी। वैल्यू हाईलाइटिंग कोई ज़रूरत नहीं है। शो फार्मूला, शो फार्मूला ऑप्शन का यूज़ भी हम तब करते हैं एक्चुअली जब हमने कोई कैलकुलेशन की हो। ये हम यहाँ से फिल्टर बटन हटा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन की है, इस वाली सेल में भी कैलकुलेशन की और इसमें भी कैलकुलेशन की है, तो वैसे तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो फार्मूला बार में हमें दिख जाता है कि हमने क्या फार्मूला लगाया, यानी ये आउटपुट हमें कैसे मिला। लेकिन अगर हमसे ये कह दिया जाए कि प्रिंट ही कराइए फार्मूला, तो आप कुछ भी कर लें, फार्मूला प्रिंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब ये वैल्यू शीट में यहाँ दिख रही है तो यही आपका प्रिंट होगा। अगर आप इसे F2 मोड में रखेंगे, मतलब अगर आप इसे एडिटिंग मोड में रख देते हैं, डबल क्लिक करते हैं ऐसे, और अब आप सोचते हैं कि हम प्रिंट कराएं, तो पहली बात तो प्रिंट करा भी देते हैं मान लीजिए, और प्रिंटिंग हो भी जाती है, तो एक ही लाइन में फॉर्मूला प्रिंट हुआ। एक साथ दोनों दो सेल के भी फॉर्मूला आप नहीं प्रिंट करा सकते, पहली चीज। दूसरी बात ये थोड़ी चाहते थे, हम तो चाहते थे सबके फॉर्मूले खुल जाए यहाँ पे। तो अगर ऐसा हम करना चाहते हैं तो उसके लिए व्यू में आकर शो फॉर्मूला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ऐसे करने पर क्या होगा कि जो हमारा सेल्स के अंदर जहां जहां पूरी शीट में जहां जहां हमने फॉर्मूला यूज किया, ये देखिए सब जगह कैलकुलेशन की थी, तो ये फॉर्मूला आपको डिस्प्ले हो गया। शो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप। और अब जो है आप अगर इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हम शॉर्टकट से भी ये काम कर ले रहे हैं, शो फॉर्मूला या हाइड फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला शो या हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट कॉम्बिनेशन है कंट्रोल प्लस टिल्ड। ये कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। हमारा क्या कॉम्बिनेशन है? कंट्रोल प्लस टिल्ड। टिल्ड एक ऐसा कैरेक्टर होता है की कीबोर्ड में, जो आपकी नंबर कीज होती है 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स के ऊपर, उससे भी पहले 1 से पहले जो की होती है, वो आपका जो कैरेक्टर बनता है वो टिल्ड कहलाता है। ठीक है, तो आपको उसी को यूज करना है। कंट्रोल के साथ बस वो वाली की आप प्रेस कर दें तो आप कंट्रोल शो कर लेंगे फॉर्मूला, और अगर उसी को आप फिर से प्रेस कर दें तो फॉर्मूला हाइड हो जाएगा इस तरह से। और यही एक्सेल में भी चलता है, दोनों में यही चीज चलती है आपकी। तो उसी के लिए ये शो फॉर्मूला ऑप्शन था।
आप चाहे यहाँ से क्लिक करें या आप जैसे हमने बताया वैसे करें। फिर अगर कहीं हमने कोई कमेंट इंसर्ट किया तो देखने के लिए व्यू कमेंट्स का ऑप्शन यूज कर सकते थे, जैसे हमने पिछली किसी शीट में कमेंट इंसर्ट करके आपको दिखाए थे। अच्छा, शायद हटा दिया था, कहीं पे हमने कमेंट इंसर्ट किया था। मान लीजिए यहीं पर एक बार हम इंसर्ट कर लेते हैं। सपोज एक कमेंट हमने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ठीक है। जब हम कमेंट में नहीं होते हैं तो वैसे तो ये रेड कलर का बटन कमेंट इंडिकेटर है, लेकिन मान लीजिए हम शीट में उस समय वहां पर है ही नहीं जहाँ इंडिकेटर दिख रहा है, तो हमें नहीं पता कि कमेंट कहाँ कहाँ है। तो उसके लिए अगर हम व्यू कमेंट ऑप्शन का यूज करेंगे तो फिर ये आपको कमेंट जो है ये देखिए डिस्प्ले कर देगा शीट पर। और आपके पास इसका भी ऑप्शन है कि वन बाय वन आप नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं। कैसे जाएंगे वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल व्यू कमेंट जो है वो शो कमेंट की तरह से ही काम आपका कर देता है। हटा दें तो ये देखिए डिस्प्ले हट जाएगा। फिर स्प्लिट विंडो, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये विंडो को आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने का मतलब है ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक करने से आपको फायदा क्या होगा, ये देखिए एक ही समय पर, मतलब आप ये एक सेपरेट विंडो हो गई, ये एक सेपरेट विंडो हो गई, ये सेपरेट विंडो है और ये सेपरेट विंडो है। तो सेपरेट विंडो की तरह से इन्हें यूज कर सकते हैं। इनका क्या यूज है ये हम आगे आपको फ्रीजिंग में बताएंगे, फिलहाल तो सिर्फ देखना है आपको। फिर आगे ऑप्शन फ्रीज का है, फ्रीज रो एंड कॉलम। फ्रीज का मतलब ही होता है जमा दो, है ना। जमा दो मतलब फिक्स कर दो। जैसे अब ये डेटा हमारा बना हुआ है, ठीक है, हमने ये डेटा नेट सैलरी अपना पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। अब जब भी हम इस डेटा को देखते हैं और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं, देखिए तो हमारी जो हेडिंग वाली रो है वो गायब हो जाती है। ऊपर आएंगे तभी दिखेगी, क्योंकि भाई ये तो सबसे ऊपर लिखा है और स्क्रॉलिंग करते ही सबसे पहले ये मूव होती है। मगर हम ये चाहते थे कि भले ही हम डेटा में मूव करें, हमारी हेडिंग वाली रो जो कि हमारी शीट की सबसे पहली रो है, इसको हम फिक्स कर देना चाहते हैं, इसको मूव नहीं कराना चाहते। तो इसके लिए हम व्यू टैब पे, व्यू मेन्यू पे आएंगे और यहाँ फ्रीज रो एंड कॉलम के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो एक्चुअली ये क्या करता है, ये अपने आप ही जहां हम होते हैं उसके ऊपर की रो को फ्रीज कर देता है। अभी क्योंकि हम यहाँ थे, देखिए फिर से हम कर रहे हैं, यहाँ पे अनफ्रीज कर रहे हैं एक बार। इस रो में हम रहे और व्यू में आए और हमने क्या दिया, फ्रीज रो एंड कॉलम। पहली रो को हम फ्रीज करना चाहते हैं तो पहली रो में रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा और फ्रीज सेल्स पे आ जाइए। और फ्रीज सेल्स पे जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ फ्रीज फर्स्ट रो का ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब ये फ्रीज हो गई। अब आप देखिए स्क्रॉल करेंगे चाहे कितना नीचे, आप जुलाई अगस्त सितंबर कहीं भी पहुंच जाइए, लेकिन आपकी जो टॉप रो है वो आपकी फ्रीज हो गई है। तो ये तब तो हमारे लिए ऑप्शन काम का है जब हमारा जो डेटा हमने बनाया उसमें पहली ही रो फ्रीज करनी थी। अनफ्रीज कर रहे हैं, व्यू में आए और यहाँ से इसको क्लिक कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम चाहते थे कि हम आगे बढ़ें, वैसे तो अभी हमारा डेटा इतना नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम आगे बढ़ें तो ये मंथ ना जाए, मंथ हमें पता चलता रहे कि कौन से मंथ का डेटा है, लेकिन आगे बढ़ने पर देखिए मंथ क्योंकि पहला कॉलम था तो वो सबसे पहले खिसक गया। तो अगर फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो फिर वही व्यू में आइए, फ्रीज सेल्स में आइए और यहाँ से कह दीजिए फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो अब आप कितना भी आगे बढ़ जाइए लेकिन मंथ वाला कॉलम अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से पहली रो और पहले कॉलम को फ्रीज किया जा सकता है। लेकिन हर बार जो डेटा हमने बनाया है वो पहली रो और पहली कॉलम को फ्रीज करने से ही चल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो फर्स्ट रो में नहीं बनाए गए, जैसे अब ये है। अब अगर हम इसे फर्स्ट रो को फ्रीज करें तो ये तो हमारे स्कूल का नाम फ्रीज कर देगा, जबकि हमको क्या चाहिए, हमको तो भैया नाम नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए वो अपना ये जो पहली वाली रो हमारी ये वाली है, ये हम रखना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे हम फ्रीज करेंगे, तब फिर आप उस रो में रहेंगे जहां से आपको फ्रीजिंग करनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आकर के आप कह देंगे फ्रीज रो एंड कॉलम। तो देखिए मतलब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे रहते हैं, इसके ऊपर की रो फ्रीज हो जाए, तो यहाँ रहे और अब कह दिया हमने फ्रीज रोज एंड कॉलम्स। तो देखिए अब आपको स्कूल का नाम भी अपनी जगह पे टिका हुआ दिख रहा है और सब्जेक्ट्स के नाम भी दिख रहे हैं।
लेकिन बाकी का डेटा जो है मूव हो रहा है। तो इस तरह से हमने फ्रीज कर लिया। या मान लीजिए हम ये चाहते थे, अब फिर से हम अनफ्रीज कर रहे हैं, कि अगर हम नीचे बढ़े तो ये वाली रो अपनी जगह जमी रहे, स्कूल का नाम भी अपनी जगह फिक्स रहे, और अगर हम आगे बढ़े तो सपोज नाम तक, मतलब नेम्स तक कॉलम हमारा फ्रीज रहे, यानी यूनिट टेस्ट का नाम अपनी जगह पे फिक्स रहे, सीरियल नंबर अपनी जगह पे फिक्स रहे, और स्टूडेंट के नाम फिक्स रहे। सब्जेक्ट्स वगैरह में हम अगर आगे मूव करें तो ये 3 कॉलम ना मूव हो। तो हम ये चाहते हैं कि इसके पहले के कॉलम और इसके ऊपर की रो फ्रीज हो। तो इस इंटरसेक्शन पे अपनी सेल को सिलेक्ट करेंगे और व्यू में आके अब कहेंगे फ्रीज रो एंड कॉलम। अब देखिए, अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए ये पूरे के पूरे हमारे डेटा एज इट इज फिक्स है ना। और अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए आपको टेस्ट नेम, सीरियल नंबर और नेम अपनी जगह फिक्स है, और आप इस तरह से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रीजिंग का ये ऑप्शन जो है, रो कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, पहली रो पहला कॉलम भी फ्रीज कर सकते हैं, और अगर किसी खास रो कॉलम को फ्रीज करना है तो भी फ्रीज किया जा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहां आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर की सारी रो फ्रीज होंगी और उसके पहले के सारे कॉलम फ्रीज होंगे। तो आपको ये सिलेक्शन जो करना है उस बात का ध्यान रखते हुए करना है। ये फ्रीजिंग का ऑप्शन आप यूज करते हैं। फिर साइड बार देखनी कि नहीं देखनी, वो साइड बार यहाँ पे दिख रही है, नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। और उसी के हिसाब से सारी चीजें, स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर, फंक्शन लिस्ट, फंक्शन लिस्ट तो क्या नहीं, बाकी ये जो है, हाँ फंक्शन लिस्ट भी है यहाँ पे, ये सारी चीजें यहीं पर दिख रही हैं, तो यहीं से क्लिक करेंगे तो दिखेगा। फिर डाटा सोर्सेज आप छोड़ दीजिएगा। फुल स्क्रीन, आप सारी की सारी टूल बार हटाना चाहते हैं, पूरी शीट ही एक बार में देखना चाहते हैं, तो फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दिए, केवल शीट दिखाई देगी, ना मेन्यू बार दिख रही है, ना स्टैंडर्ड टूल बार, ना फॉर्मेट, कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा डेटा जो आप मैक्सिमम देखना चाह सकते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। उसी फुल स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, वापस आ जाएंगे। और लास्ट में आपका जूम, जिसमें आप डेटा को जूम करके देख सकते हैं। ये आपको पहले से बताया गया है कि एनलार्ज साइज कर सकते हैं बिना उसके ओरिजिनल साइज की छेड़खानी किए बगैर। तो इस तरह से ये काम हम करेंगे। फिल्टर कमांड हमने यूज करना सीख लिया है, और व्यू मेन्यू हमने खत्म कर दिया है। कल हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन अपना, दैट इज चार्ट्स, क्योंकि एक्सेल में अगर हम काम कर रहे हैं या कैल्सी में अगर हम काम कर रहे हैं तो चार्ट्स का ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो कल हम वो काम अपना चार्ट वाला करेंगे, चार्ट यूज करना सीखेंगे, कितने टाइप्स के हैं, किस तरह से यूज करते हैं, ये सारी चीजें कल आपको बताई जाएंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये डेटा आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब तो सारी कैलकुलेशन आपको बता दी गई है, हालांकि अभी हम इस पर और भी काम करेंगे। ये जो डेटा हमारा सैलरी वाला है, इसमें अभी हम ग्रॉस सैलरी वगैरह भी कैलकुलेट करके देखेंगे, पर फिलहाल अभी इतना ही करना है। और एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मतलब आपके के लिए काम दे रही हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। मान लीजिए हमने डेट लिख ली, सपोज 1 जनवरी 2020, और पूरे एक महीने की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर डाली, 1 मंथ की डेट्स हमने यहाँ पर अपनी डाली है। अब यहाँ पर हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे लिखा इनकम, यहाँ लिखा एक्सपेंसेस, और यहाँ पे लिखा बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, ये हमने लिखा है। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि शुरुआत में कितना था, इनकम दिन भर में कितनी इनकम हुई, एक्सपेंसेस दिन भर में कितने खर्चे हुए, और शाम को कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा। ये हम पूरे एक महीने का डेटा बना रहे हैं। और सपोज 1 जनवरी 2020 या 1 मई, आप जो भी रखना चाहें वो डेट रख लीजिए 1 मंथ की। तो हमने कहा सपोज हम जब मंथ की शुरुआत कर रहे थे तो हमारे पास हाथ में 50,000 रुपीज थे 1 जनवरी को। 1 जनवरी को हमें पूरे दिन में जो इनकम हुई वो मान लीजिए 12,000 रुपए की इनकम हुई, मगर उस दिन हमने कुछ बिल वगैरह पे किए तो 17,000 रुपए हमने खर्च भी किए। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ये है कि जो पैसा हाथ में था उसमें जितना इनकम हुई वो जुड़ जाएगा और जितने खर्चे हुए वो घट जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ये तो कैलकुलेट हो गया। और यही फॉर्मूला अगर हम चाहें तो पूरे महीने पे कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि पूरे मंथ में आपको यही कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। तो ये तो आप कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली हम क्या चाहते हैं कि
फर्स्ट की इवनिंग का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो कुछ भी करके ऐसा हो कि वो नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस बन जाए, यानी ये 45,000 हमें टाइप ना करना पड़े ऐसे। हम केवल चाहते हैं जैसे ये 48,000 हुआ ये अपने आप यहाँ आ जाए, हमें केवल इनकम और एक्सपेंसेस में डेटा फीड करना पड़े, ये कैलकुलेशन अपने आप हो जाए। तो ये तो हो रही है, कैसे हो रही है वो बता दिया।